morning guys, myself अनामिका मिश्रा, वेलकम टू प्रिया आईटीआई चैनल। हम लोग इससे पहले इल्यूमिनेशन का चैप्टर सॉल्व किए थे जिसमें से हम लोग कई सारे क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग आज पावर सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पावर सिस्टम आपको पता ही है कि हम पावर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं कि कहाँ से पावर का जनरेशन होता है, कहाँ पे पावर, किस तरह से हम पावर को ट्रांसमिशन करते हैं, किस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जनरेशन इन द सेंस कि उत्पादन कहाँ से होता है। तो उत्पादन करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास कई सारे पावर प्लांट होते हैं, जैसे स्टीम पावर प्लांट हो गया, उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। मतलब कि हम लोग ज़्यादातर मैक्सिमम हमारी कोशिश ये होती है कि जो नेचर में उपलब्ध नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, कन्वेंशनल एनर्जी नहीं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें और यूज़ करके पावर को जनरेट करें, ठीक है। बट आज के टाइम में भी जो थर्मल पावर प्लांट है जिसमें हम लोग कोल यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में, उसका यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। 60% तक पावर सिस्टम में योगदान किसका है? थर्मल पावर प्लांट का है, मतलब कि स्टीम पावर प्लांट का है। और स्टीम पावर प्लांट में हम क्या फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं? कोल यूज़ करते हैं। और वो कौन सी एनर्जी के अंतर्गत आता है? कन्वेंशनल एनर्जी के अंतर्गत आता है। मतलब कि वो एक सीमित समय के लिए हमारे पास है। एक समय आएगा जब कोयला खत्म हो जाएगा तो स्टीम पावर प्लांट सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन उसी लेवल पे हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट भी चला रहे हैं जो कि पानी से चलता है, वाटर से चलता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर तो हमेशा नेचर में रहेगा, वो कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के अंतर्गत आएगा। फिर हम लोग सोलर पावर प्लांट का यूज़ करते हैं, मतलब कि सोलर प्लेट्स बनाते हैं जिसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है। वो सोलर प्लेट्स जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती हैं, और जब सिलिकॉन की बनी होती है उस पर जब सनरेज पड़ती है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो वो जनरेट करती है, यानी कि वो वैसा उसको बनाया जाता है कि वो बिजली का उत्पादन कर सके, ठीक है। तो अगर हम कहीं पे कन्वेंशनल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का भी यूज़ कर रहे हैं, और दोनों को बैलेंस बना करके हम पावर को जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद जनरेशन हो गया, फिर आता है हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में आपको पता ही है कि हम कंडक्टर यूज़ करते हैं, इंसुलेटर यूज़ करते हैं, जंपर वायर यूज़ करते हैं, किस किस मटेरियल का यूज़ करें, पोर्सिलिन का बनाया लाइटिंग अरेस्टर यूज़ करते हैं, रिएक्टर्स यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, इन सारे जो पार्ट्स होते हैं पावर सिस्टम के, उनको यूज़ करके हम पावर को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। अब देखिए, पावर जनरेट हो गई, हम मैक्सिमम इंडिया में 11 केवी तक पावर का जनरेशन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन हम 800 केवी तक भी कर सकते हैं, 765 केवी तक करते हैं, 33 केवी, 132 केवी का भी ट्रांसमिशन करते हैं, 400 केवी का भी ट्रांसमिशन करते हैं। किस तरह से करते हैं? जो हमारा जनरेशन हो रहा है वो मैक्सिमम 11 केवी तक ही हो सकता है, इसके बाद हम लोग जनरेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अपैरेटस है, बहुत ही अच्छी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर की सहायता से हम पावर को स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। तो जब हमें पावर को स्टेप अप करने की ज़रूरत होती है, मतलब कि हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई वोल्टेज की पावर को ट्रांसमिट किया जाए। क्यों? क्योंकि जब हाई वोल्टेज का पावर ट्रांसमिट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि लॉसेस कम हो जाता है, इफिशियंसी बढ़ती है, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाता है, मतलब बहुत सारे हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हाई वोल्टेज के पावर को ट्रांसमिट करें। उसके बाद जब पावर ट्रांसमिट हो जाती है, जनरेशन स्टेशन जो होता है वहाँ से हमने पावर को ट्रांसमिट किया, वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया और उस ट्रांसफार्मर से स्टेप अप और स्टेप डाउन करके जितना केवी का हमें चाहिए था हमने वो ट्रांसमिट किया। अब जब ये ट्रांसमिट होके आया तो ये हर शहर में, हर जगह पर एक सब स्टेशन का आपने नाम सुना होगा। सब स्टेशन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वोल्टेज को अप, और जहाँ एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन से प्राप्त वोल्टेज को अप और डाउन किया जाता है। अप और डाउन करके उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के घर पे नहीं पहुंचाया जाता है, कंज्यूमर के जो पोल्स लगे होते हैं गली गली में, या फिर हम ये कहें कि जो सर्विसमेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूटर पोल्स जो लगे होते हैं, वहां तक हम उसको पहुंचाने का काम करते हैं। ये किसके अंतर्गत आया? हमारा ट्रांसमिशन के अंतर्गत आया। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांसमिशन क्या होता है,
तो ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ कि जो हम जनरेटिंग स्टेशन पे पावर को जनरेट कर रहे हैं, उस जनरेट को सब स्टेशन, एक होता है सब स्टेशन, सभी शहरों में, सभी स्टेट में, सब जगह पर होता है। 33, आपने कई जगह देखा होगा कि 33/11 kV, 132/, मतलब कि जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से हम पावर को जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन जो होता है वो रिसीव करता है। पावर को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और उसके बाद एज अ रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ट्रांसफार्मर फिर लगाते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं या स्टेप डाउन करते हैं, और उसके बाद हम पोल तक, यानी डिस्ट्रीब्यूटर पोल्स जो होते हैं वहां तक हम उसको पहुंचाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसमिशन, मतलब कि हमने कहीं पे जनरेट किया और कहीं पे पहुंचाया, वो हो गया। अब इसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटर इन द सेंस कि जो ट्रांसमिशन के पोल्स लगे हुए हैं उस पोल्स पे, अब वहां पर क्या है कि घर में सिंगल फेज सप्लाई आती है, 220 वोल्ट आएगी, कहीं कहीं पे फैक्ट्री लगी होगी, या फिर हम कोई हैवी में हमें 5 एसी लगी हुई है, या कहीं हैवी यूज कर रहे हैं, हैवी लोड है, बहुत ज़्यादा मशीन लगी हुई है, प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है, न्यूज़पेपर छप रहा है, मतलब बहुत ऐसी कमर्शियल लोड इसको कहते हैं। तो कमर्शियल लोड के लिए हमें क्या चाहिए, 415 वोल्ट चाहिए कि नहीं, और सिंगल फेज सप्लाई नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल पर है तो हमें 220 वोल्ट चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, फिर ट्रांसफार्मर लगाते हैं। जो आपने देखा होगा कि हर मोहल्ले में कहते हैं कि मेरा ट्रांसफार्मर इस वाले मोहल्ले से जुड़ा हुआ है, मेरा ट्रांसफार्मर मतलब फिर उस ट्रांसफार्मर में हम सभी मोहल्ले को के लोड को ले जाके कनेक्ट करते हैं, और उस ट्रांसफार्मर पे जो लोड कनेक्टेड होता है ना, वहां पे वो वहां से सप्लाई देता है। सप्लाई इन द सेंस कि वहां पे वो जितनी वोल्टेज को रिसीव किया जैसा सब स्टेशन से आया, और उसके बाद उसको अलग 220 वोल्ट घर में जा रहा है तो 220 वोल्ट, और अगर कमर्शियल लेवल पे जाता है तो 415 वोल्ट। इस तरह से वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, और स्टेप डाउन करके हम वोल्टेज को घरों के तक पहुंचाते हैं, घरों के मीटरों तक, घरों के पोल्स तक आते हैं, पोल्स के बाद मीटर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से हम पावर का उत्पादन करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसको घरों तक में पहुंचाया जाता है। अच्छा, इसके बाद देखिए जो हमारा जनरेशन प्रक्रिया होती है, मतलब कि जितने भी हमारे पास पावर प्लांट है, इन सबको देख कौन रहा है, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, एक हमारे पास पावर ग्रिड बनी हुई है जिसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। तो वो वहां से देखते हैं कि हमें इस शहर में या फिर यहाँ पर इस लोकेशन में इतने पावर की जनरेशन की जरूरत है, मतलब कि यहाँ पे हमें 765, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये आपका पावर ग्रिड है, जैसे मान लीजिए ये आपका पावर ग्रिड है, ठीक है, ये क्या है आपका पावर ग्रिड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि पावर ग्रिड का काम क्या होता है। देखिए पावर ग्रिड का काम होता है कि जितने भी जनरेटिंग स्टेशंस हैं, ये मान लीजिए जनरेटिंग स्टेशंस हैं, और इस जनरेटिंग स्टेशन से क्या जुड़ा हुआ है, सब स्टेशन जुड़ा हुआ है, यहाँ से पूरा यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, सब स्टेशन जुड़ा हुआ है। तो सब स्टेशन पे पता होता है कि कहाँ पर कितना लोड है, कहाँ पर कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, कितना भेजा जा रहा है, कितना हमें जरूरत है। तो कुछ इलाके जो होते हैं वो बहुत ही लग्जरीज होते हैं, यानी बहुत ही स्पेशल होता है। जैसे मुंबई वगैरह में आईटी कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, दिल्ली वगैरह में हेडक्वार्टर ज़्यादा है, कहीं पे हाई कोर्ट है, कहीं पे रेलवे स्टेशन, इन सारे जगहों पे हम सप्लाई की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। यहाँ पे जो लाइट कभी जाती नहीं है, कभी भी पावर नहीं जाता है, तो उस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए सब स्टेशन पे बैठा हुआ जो एपरेटस होता है वो उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम यहाँ पे इतने घंटे लाइट दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ मान लीजिए आईटी कंपनीज लगी हुई है एक मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में नॉर्मल लोग रहते हैं, तो कोशिश ये की जाएगी कि अगर कोई बहुत ऐसी जरूरत पड़े, रेयर केस में अगर जरूरत पड़े, तो मोहल्ले से लाइट काट ली जाती है, मतलब वहां का पावर लेकर के और उस आईटी कंपनी वाले लोकेशन को पावर दे दिया जाता है। इन सारी चीजों को देखता कौन है, सब स्टेशन देख रहा है कि कहाँ पे कितना लोड जुड़ा हुआ है, हमें कहाँ पे कितने पावर को भेजना है। उसके बाद देखिए एक जनरेटिंग स्टेशन है, इसका काम तो बस बिजली
बिजली उत्पादन करना है, ये कितना पावर का उत्पादन करना है, बस ये यही करेगा। लेकिन ये जो पावर ग्रिड है ना, ये सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये सबको देखेगा कि यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगा है, इसको कितना केवी आज जनरेट करना है, कौन सा हम लोग पीक लोड के लिए यूज करें, कौन सा पावर प्लांट बेस लोड के लिए यूज करें, इन सारी चीजों को कौन देख रहा है, पावर ग्रिड देख रहा है। ये यहाँ से पता होता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा लोड है, यहाँ पे लॉसेस ज्यादा हो रहा है, लेकिन कंपनी है या फिर कोई हाई कोर्ट वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट है, ऑफिस है, तो वहां पर लाइट की कंटिन्यूटी, पावर की कंटिन्यूटी जरूरी है। तो ये तुरंत इसको मैसेज करेगा कि यहाँ पे जो भी पावर प्लांट होंगे उसको मैसेज करेगा कि आज आपको इतना पावर का जनरेशन करना है। और अगर आप जनरेशन नहीं कर पाए, मान लीजिए किसी कारण बस ये जनरेशन उतना नहीं हो पाया जितना लोड की जितनी रिक्वायरमेंट थी हमें, तो ये सब स्टेशन का काम होगा कि सब स्टेशन इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ पर ज़्यादा लग्जरीज इलाके हैं या फिर जहाँ जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे उसी सप्लाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखें, और जहाँ नॉर्मल लोग का घर है या नॉर्मल चीज़ें हैं वहाँ पे पावर को कट कर दिया जाता है। वहाँ के पावर आप देखते हैं कि मैक्सिमम गांव में लाइट चली जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि शहर में लाइट, जो मेन इलाके, पहुंच इलाके, वहां पे लाइट पावर देना जरूरी होता है, तो गांव की लाइट को कट कर दिया जाता है। जरूरत के हिसाब से गांव की लाइट को कट करके, और जो पहुंच इलाके होते हैं या फिर जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम सप्लाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल पावर सिस्टम। मैंने आपको पावर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब देखिए हम लोग इसी पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी कौन सी उस जनरेटिंग स्टेशन का नाम बताइए जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टीम के द्वारा बनाई जाती है। क्या कह रहा है आपसे, उस जनरेटिंग स्टेशन का नाम बताइए जहां पर उस जनरेटिंग स्टेशन का नाम बताइए जहां पर स्टीम के द्वारा पावर जनरेट की जाती है। स्टीम के द्वारा पावर जनरेट की जाती है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कहां पर हम स्टीम के द्वारा पावर का जनरेशन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कई सारे पावर प्लांट होते हैं। एक हमारा थर्मल पावर प्लांट हो गया जहां पे हम लोग कोल यूज करते हैं, और उसी कोल को हम लोग स्टीम पावर प्लांट भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, इसका आंसर देखिए क्या हो गया हमारे पास में, स्टीम पावर प्लांट। और इसी को अगर हम लोग और क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि एक बॉयलर लगा होता है और यहाँ से कई सारी चीजें होती हैं, मतलब कि ऊपर ऐश हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, यहाँ पर ऐश हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, यहाँ से कोल होता है। ये कोल जो होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है पाउडर के फॉर्म में, और उसके बाद बॉयलर में लाया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक इकोनोमाइजर जुड़ा होता है। इकोनोमाइजर ये हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इकोनोमाइजर होता है, यहाँ पर क्या होता है कि सुपर हीटर जुड़ा होता है, यहाँ पे आपका एयर प्री हीटर जुड़ा होता है, और इस सुपर हीटर पे
यहाँ पर क्या होता है कि एक वाल्व लगा होता है हाई प्रेशर का, और उसके बाद यहाँ पर एक टरबाइन कनेक्ट होती है, ये टरबाइन हो गई हमारी, और उसके बाद यहाँ पर एक जनरेटर कनेक्ट होता है जहाँ से हम बिजली का उत्पादन करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कंडेंसर होता है, कंडेंसर जो वेस्ट हो जाती है स्टीम उसको ये लेता है और उस स्टीम को किस में चेंज करता है, वाटर के फॉर्म में चेंज कर देता है। ये किसका काम होता है, स्टीम कंडेंसर का काम होता है। तो इस तरह से बॉयलर से जो देखिए यहाँ पे जो इकोनोमाइजर लगा होगा, यहाँ पर एक फीड पंप भी होता है जहाँ से हम लोग वाटर को इस बॉयलर में डालते हैं। ठीक है, बॉयलर में वाटर को डाल देते हैं। यहाँ पर एयर प्री हीटर होता है, एयर को हम लोग हीट करते हैं और हीट करके कहीं पे भी आग तभी लगेगी जब वहाँ हवा होगी, अगर हवा नहीं होगी तो एयर कभी भी आग नहीं लग सकती है। तो हमें क्या करना है कि कोल को जलाना है। तो कोल को जलाने के लिए हम लोग यहाँ से गर्म हवा भेजते हैं बॉयलर में, यहाँ से इकोनोमाइजर के द्वारा वाटर भेजते हैं, और यहाँ पे कोल पहले से ही कनेक्ट होता है, यहाँ से कोल आता है और यहाँ पे बॉयलर में उसको जलाया जाता है। जो उसमें से हीट निकलती है उसको सुपर हीटर में भेजा जाता है, जहाँ पर सुपर हीटर में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर स्टीम को और भी ज़्यादा हीट किया जाता है। इसके बाद ये स्टीम वॉल्व से होते हुए टरबाइन की पत्तियां जो होती है ना, पत्ती उस पर टकराती है और ऐसे ऐसे टरबाइन जो होती है वो चलने लगती है, जिससे हमारा यहाँ पे जनरेटर लगा होता है जो बिजली का उत्पादन कर देता है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है वहाँ पे स्टीम के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर की अपेक्षा, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर की अपेक्षा कैसी होती है, मतलब कि कम होती है, ज्यादा होती है, मोटी होती है। मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग ज्यादा से ज्यादा तक सिल्वर का यूज करते थे, फिर सिल्वर का यूज करना सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल नहीं रह गया, फिर हम लोग कॉपर का यूज करने लगे। कॉपर एक बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है ना कि कॉपर महंगा बहुत होता है, और इतना महंगा हम लोग सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता, यूज नहीं कर पा रहे थे। तो उसके स्थान पे हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करने लगे। एल्यूमिनियम के वही गुण होते हैं जो कॉपर में होते हैं, और एल्यूमिनियम में भी वही गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग कॉपर के स्थान पे एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि एल्यूमिनियम भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाए जाने के कारण इसकी उपलब्धता ज्यादा है। उपलब्धता ज्यादा होने के कारण क्या है कि ये सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल है, मतलब कि सस्ता पड़ता है। तो सस्ता पड़ता है इसीलिए हम लोग इसकी एल्यूमिनियम यूज करते हैं। और वैसे भी एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी जो होती है वो कॉपर से बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो क्या कि कॉपर के स्थान पर अगर हम एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है कि वो सस्ता है और अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध है। जब अधिक मात्रा में उपलब्ध है तभी तो सस्ता है, अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद कंडक्टिविटी की बात की है तो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर की अपेक्षा अच्छी होती है। ठीक है, कॉपर की अपेक्षा अच्छी होती है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, अमीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर, ओमीटर, जितने भी पॉइंटर वाले इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उन सारे में जो पॉइंट होता है वो एल्यूमिनियम का ही बना होता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, सिस्टम के इकोनॉमिकल, मतलब सारी क्वालिटीज जो होती हैं वो एल्यूमिनियम में पाई जाती हैं। इसीलिए हम अब लोग कॉपर को रिप्लेस कर रहे हैं और कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के पोल प्रयोग किए जाते हैं। लकड़ी के पोल लकड़ी के पोल्स प्रयोग किए
जाते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सिस्टम से तो हट गई हैं लेकिन बुक से अभी तक नहीं हटी हैं। लकड़ी के पोल अब कहाँ देखने को मिलते हैं? कहीं भी नहीं मिलते। पहले पहले बहुत पहले यूज किया जाता था लकड़ी, उसके बाद आयरन आया। आपने लोहे वाला पोल देखा होगा, आपके मोहल्ले वगैरह में हो गया। फिर आरसीसी का पोल यूज करने जाने लगा, उसके बाद टावर यूज किए जाने लगा। मतलब धीरे धीरे सिस्टम जो होता है वो धीरे धीरे मॉडरेट होता गया, लेकिन बुक्स में अभी भी वही पढ़ाया जाता है जो पहले था। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे अभी भी लकड़ी के पोल्स को यूज करना बेनिफिशियल रहता है। ऐसे तो आप कहीं भी गांव शहर में आप नहीं देखेंगे कहीं पे भी लकड़ी का पोल। थोड़ी भी बारिश हुई या थोड़ी भी दिक्कत हुई तो लकड़ी क्या होती है, तुरंत भीग जाती है। वो एक अच्छा कंडक्टर की तरह वर्क करने लगती है। छू दो तो करंट मार देगी, कोई जानवर चल रहा है तो उसको छू दो तो करंट मार देगी। दूसरी बात ये होती है कि लकड़ी बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो पता चला पोल गिर गया। अक्सर आप लोग पहले देखते थे कि कंडक्टर टूट गया है, पोल गिर गया है, जिसके कारण 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन लाइट ही नहीं आती थी। तो उन सारी समस्याओं को देखते हुए उसकी जगह पे हम लोग लकड़ी को रिप्लेस करके आयरन का यूज करने लगे। आयरन के पोल में क्या होता था कि जंग लग जाता था। जब उस पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता था ना, ओले पड़ते थे, बर्फ पड़ती थी या फिर बारिश होती थी, तेज धूप होती थी, जिसके कारण उसमें जंग लग जाता था। तो जिससे क्या होता था कि जंग लगने के कारण उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती थी, तो वो भी बेनिफिशियल नहीं रहा। तो उसको भी धीरे 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 रिप्लेस करके सीमेंट का यूज करने लगा, आरसीसी का यूज किया जाने लगा। वो ठीक था, आरसीसी ठीक था। तो उसके बाद उसको भी थोड़ा सा मॉडरेट किया गया और हम लोग टावर का यूज करने लगे। सही है, तो ये हमारा। लेकिन बुक में क्या है कि अभी भी आपको लकड़ी के पोल्स पढ़ाए जाते हैं कि लकड़ी के पोल्स हम लोग कितने मीटर तक यूज करते हैं, कितना उसमें स्पैन होता है, कितना सैग होता है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो लकड़ी के पोल्स प्रयोग किए जाते हैं। ज्यादातर इसका यूज जो था वो पहाड़ों पर किया जाता है। कहाँ पर? पहाड़ों पर। पहाड़ों पे क्या होता है कि परमानेंट बारिश ही होती रहती है या फिर बर्फ पड़ेगा, या मतलब कि परमानेंट उसमें बारिश होती रहती है और जल्दी जल्दी टूटता है बनता है, टूटता है बनता है। तो इसीलिए हम इसका यूज मैक्सिमम जगह पे कहाँ पे करते हैं? पहाड़ों पर ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अब पहाड़ों पे भी नहीं यूज किया जा रहा, अब वहां भी टावर्स हर चीज को रिप्लेस करके अब वहां पे टावर यूज किए जा रहे हैं जहाँ पे अच्छी कंडक्टिविटी है। अब हमारे पास इतना सुविधा हो गई है कि हम पहाड़ को काट कर पहाड़ पे जाकर वहां पे टावर बनाते हैं, पावर प्लांट स्थापित करते हैं। आपको पता ही होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट ज्यादातर माउंटेन्स पे ही होते हैं। ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे रिवर हो, खूब बड़ी सी नदी हो, जहाँ पानी की उपलब्धता ज्यादा हो, पहाड़ हो के बीच में से, जब पहाड़ के बीच में से पानी आता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, वो बहुत ही स्पीड से आता है और जब वो टरबाइन पे गिरता है तो वो टरबाइन अपने आप रोटेट करने लगती है। इसीलिए हम लोग डैम बनाते हैं। ठीक है, तो अब चीजें धीरे धीरे बहुत ही मॉडरेट हो गई हैं, अब उतनी पिछले जमाने की नहीं रही। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब पहाड़ों पे भी टावर ही यूज किया जाने लगा है, लकड़ी का पोल्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकल इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। स्ट्रेन पिन टाइप इंसुलेटर होता है, सेकल टाइप इंसुलेटर होता है और डिस्क टाइप होता है, सस्पेंशन टाइप होता है, स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर होता है। इन सारे इंसुलेटर को पढ़ लीजिएगा, किसका कितने वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर प्रयोग करते हैं। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर प्रयोग करते हैं। कहां पर प्रयोग करते हैं? डेड सिरों पर प्रयोग करते हैं। डेड सिरों पर प्रयोग करते हैं, मतलब कि ऐसी जगह पे प्रयोग करते हैं जहां पर हमें कंडक्टर को घुमाना होता है। कंडक्टर को घुमाना होता है तो, या फिर हम कहते हैं कि एक पोल जहां से हम प्रॉपर एनर्जी को जहाँ से एनर्जी जो है या पावर जो है वो घरों तक जा रही है, तो वहाँ पे तो हम यूज़ नहीं कर सकते भाई। वहाँ पे तो हम डिस्क टाइप यूज़ करेंगे। 11 kV तक 33 kV तक हम शैकल टाइप इंसुलेटर यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हमें कंडक्टर को मुड़ाना है तो उसके अंतिम सिरे पर, मतलब जहाँ से कंडक्टर मुड़ेगा या बीच में कोई रिवर पड़ गई तो रिवर के एक
पोर्शन पे और रिवर के उस साइड उस पोर्शन पे यूज करने के लिए हम लोग कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहाँ पे यूज किया जाता है, तो स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर जो होता है वो हमेशा डेड सिरों पर यूज किया जाता है, या फिर हम लोकल लैंग्वेज में अगर बोले तो जहां पर हमें कंडक्टर को घुमाना होता है वहां पर हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किससे चलता है? वाटर से चलता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पानी। अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा पावर प्लांट है। क्यों? क्योंकि हम इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं। पानी कैसी चीज है जहाँ पानी जो होती है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मतलब हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जब इंस्टॉल किया जाता है, मतलब कि जब उसको स्थापित किया जाता है, तो वो हमेशा हिली एरियाज में होता है। कभी भी प्लेन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो बनता ही नहीं है। अच्छा, बनाने के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ एडवांटेज भी होते हैं। तो जहाँ पर बड़ी बड़ी रिवर होती है, दो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के बीच से नदी आती रहती है, तो वहां पर हम डैम बनाते हैं और उस डैम के पीछे हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं और पानी को बहुत तेज वेलोसिटी से नीचे गिराते हैं। इससे क्या होता है कि टरबाइन जो होती है वो घूमने लगती है और टरबाइन के घूमने के कारण हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट हो जाती है। इसकी सबसे अच्छी पॉइंट क्या आती है कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम आती है। जब आप स्टीम पावर प्लांट को रन कर रहे होते हैं तो उसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि फ्यूल गैसेस निकलती हैं, मतलब कि बहुत सारा कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो इन्वायरमेंट में चिमनी के द्वारा छोड़ा जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वो पूरा एरिया बहुत पॉल्यूटेड होता है। इसीलिए जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट बना होता है वहाँ कई बहुत किलोमीटर की दूरी तक आबादी नहीं होती है। अगर वहाँ पे आबादी रहेगी तो लोग रह नहीं पाएंगे, हर किसी को सांस वाली दिक्कत हो जाएगी, अस्थमा का पेशेंट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट बिल्कुल ही क्लियर, स्वच्छ, साफ होता है। इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब कि प्राइमरी कॉस्ट जो होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि हमें डैम वगैरह बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसका रनिंग कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसमें जो यूज़ किए जाते हैं एम्प्लॉय वो बहुत ही ज़्यादा है, ना तो एक्सपीरियंस चाहिए, ना कि बहुत ही हायर एजुकेशन चाहिए। नॉर्मल आप लोग को भी रखा जाता है, ITI वालों को भी हाइड्रो पावर प्लांट में रखा जाता है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि वहाँ पे हायर एजुकेशन चाहिए। दूसरी चीज एक्सपीरियंस चाहिए। बॉयलर, कभी कभी आप लोग ने पेपर वगैरह में देखा होगा कि बॉयलर फट गया, इतने लोग की जान चली गई। हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट है तो बात अलग है, लेकिन ये इसमें कोई भी इन्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ के वर्कर को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कोई भी ये पॉल्यूटेड एरिया नहीं करता, मतलब कि इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वो बहुत ही बेस्ट पावर प्लांट होता है। ये था हमारे पावर प्लांट के कुछ बेसिक क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।